लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बिहार सिविल जज के माइनर एक्ट्स डील करेंगे। जैसा आप लोग को पता होगा 9 अगस्त को शेड्यूल्ड है बिहार सिविल जज का प्री का एग्जाम, लेकिन ट्रेन जो है वो 12 अगस्त तक कैंसिल है। इस सिलसिले में रीट भी डली हुई है, देखिए क्या होता है, बट यू शुड बी प्रिपेयर। तो आइए हम लोग देखते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसका पहले हम लोग एक देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हम लोग इसमें करेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ सेल, एग्रीमेंट टू सेल, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट फॉर सेल। एग्रीमेंट फॉर सेल भी कहीं मेंशन होता है, कहीं टू भी मेंशन होता है, इसलिए मैंने यहाँ टू लिखा। हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट देखेंगे, और डिफरेंस बिटवीन सेल एंड पेमेंट देखेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो पहले एक बिहार जुडिशियल सर्विसेज 2011 का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन था, मोर और लेस मीनिंग यही था, हो सकता है सेंटेंस में मिस्टेक्स हो, मैंने कहीं से देखा है इसे, तो ऑथेंटिसिटी मैं चेक नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन था, डिफाइन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड डिस्टिंग्विश सेल फ्रॉम एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स एंड ये हायर परचेज एग्रीमेंट। तो ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये जो सेक्शन 4 है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का, ये डिफाइन करता है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, और ये सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल ये दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनते हैं। आइए देखते हैं, ये 4 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहले सब सेक्शन बोलता है, मैं पहले सेक्शन पढ़ता हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट है वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर, मीन्स ट्रांसफर करता है, या एग्रीज टू ट्रांसफर मीन्स फ्यूचर में ट्रांसफर करने के लिए एग्रीमेंट करता है। द प्रॉपर्टी इन गुड्स, देखिए द प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब होता है ओनरशिप। प्रॉपर्टी का 2 मीनिंग होता है, मैं फिर कभी समझाऊंगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कि प्रॉपर्टी का 2 मीनिंग होता है, एक टेंजिबल मीनिंग होता है, एक इनटेंजिबल मीनिंग होता है। टेंजिबल मीन्स अगर हम किसी लैंड को बोलें या हाउस को बोलें तो वो टेंजिबल है, जिसे हम सेंस कर सकते हैं, और जब राइट टू ओनरशिप है वो भी एक प्रॉपर्टी कहलाता है, वो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है। तो फिर से, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। There may be a contract of sale between one part owner and another। पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, There may be a contract of sale between one part owner। अब सपोज एक कोई शॉप है, ये 2 लोगों के पार्टनरशिप पे चल रहा है, दोनों ओनर हैं। तो मान लीजिए एक ने कुछ सामान बेचा तो दूसरा भी दूसरा सामान बेच सकते हैं, तो इसको बोलेंगे सेल बाय पार्ट ओनर। सबसेक्शन 2 बोलता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, मतलब सेल विदाउट कंडीशन को हम एब्सोल्यूट बोलेंगे, और अगर कंडीशन लग गया तो सेल कंडीशनल सेल कहलाएगा। सबसेक्शन 3, वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ए सेल। मीन्स ए और बी के बीच एग्रीमेंट हुआ और देन एंड देयर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो गया, तो ये सेल कहलाएगा। बट where the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sale। इसको समझिए कि अगर ये बोलता है बी को, जैसे आज 28 जून है, तो ए और बी के बीच एग्रीमेंट होता है कि 30 जून को ये सर्टेन गुड्स बी को बेचेगा, तो ये एग्रीमेंट टू सेल हुआ, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी फ्यूचर में ट्रांसफर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल लीजिए, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट होता है कि ए के पास मान लीजिए कि 100 kg शुगर का एक सैक है, तो ए और बी के बीच एग्रीमेंट होता है कि भाई ये 100 kg शुगर सैक को आपको 1 kg के 100 पैकेट में बदलने हैं, तब लेंगे। तो यानी कि कुछ कंडीशन फुलफिल करना है, उसके बाद गुड्स एंड प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल। नेक्स्ट सबसेक्शन है सबसेक्शन 4, एन एग्रीमेंट टू
sale becomes a sale when the time elapses or the conditions are fulfilled subject to which the property in the goods is to be transferred. अब देखिए सबसेक्शन 4 क्या बोलते हैं, जैसे ए और बी के बीच एग्रीमेंट हुआ 28 जून को कि 30 जून को ट्रांसफर होगा, तो 30 जून जैसे ही आएगा तो एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह सेकंड जो एग्जांपल दिया था कि ए और बी के बीच एग्रीमेंट हुआ कि 100 केजी शुगर सैक पड़ा हुआ है, उसको 1 केजी का 100 पैकेट बनाना है, तो जैसे ही ये पैकेट बन गया यानी कंडीशन फुलफिल्ड हो गया तो ये एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सेक्शन 4 डिफाइंस ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एज ये कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय ए सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। तो इसमें क्या क्या जरूरी है, तो पहला है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, एक होगा सेलर और दूसरा होगा बायर, ठीक है। इसके बाद और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि गुड्स एंड प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होना है फ्रॉम एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसलिए एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए। दूसरा जो ये एग्रीमेंट होगा, मतलब जो पहला चीज था देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, तो 2 पार्टीज के बीच क्या होना चाहिए, तो ट्रांसफर होना चाहिए किसका, प्रॉपर्टी इन गुड्स का, या एग्रीमेंट टू ट्रांसफर होना चाहिए प्रॉपर्टी इन गुड्स का। प्रॉपर्टी इन गुड्स को ही हम लोग ओनरशिप ऑफ गुड्स बोलते हैं, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, ठीक है। तो या तो ट्रांसफर होना चाहिए, एग्रीमेंट टू ट्रांसफर होना चाहिए। थर्ड एसेंशियल कंडीशन क्या है कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो एक गुड्स होना चाहिए, यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं होता है, जब भी अप्लाई होगा तो मूवेबल प्रॉपर्टी पे होगा। फोर्थ एसेंशियल है इसका, प्राइस इज द कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब प्राइस मस्ट है और प्राइस मीन्स मनी। तो एक जो एग्रीमेंट टू सेल या सेल ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 2 पार्टी होनी चाहिए और जो सब्जेक्ट मैटर है वो गुड्स होना चाहिए। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए, ये 4 हो गया। और 5वां इसके बाद क्या है कि जो भी एसेंशियल हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो सारे फुलफिल होने चाहिए, सारे फुलफिल होने चाहिए, मतलब पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल, ठीक है। इसके बाद कंसेंट जो होना चाहिए वो फ्री कंसेंट होना चाहिए बिटवीन द पार्टीज। तो ये 5 एसेंशियल्स हैं आपके सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के, यानी कि ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। नेक्स्ट देखिए सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल में क्या होता है कि मैंने क्या समझाया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो 2 चीजों में डिवाइडेड है, 2 तरह के हो सकते हैं, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। तो सेल जो है उसमें ट्रांसफर ऑफ गुड्स देन एंड देयर, मैं इसको और थोड़ा डिफरेंसेस जो है वो और बताऊंगा। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो फ्यूचर डेट में होता है या आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आइए अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में। तो पहला देखिए, इन केस ऑफ सेल, देखिए पहला जो डिफरेंस है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो सेल में जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्जीक्यूटेड, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्जीक्यूटरी, मतलब फ्यूचर डेट में उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो सेल में इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में इन फ्यूचर होता है या ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस होता है। थर्ड देखिए राइट, मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो उसमें जो राइट है वो राइट इन रेम है। राइट इन रेम का मतलब क्या हुआ कि सपोज सेलर ने बायर को कोई सामान खरीदा, तो अब बी जो है वो सामान का गुड्स का ऑनर हुआ और ये जो राइट टू पोजेस द गुड्स है वो अगेंस्ट द वर्ल्ड है, मींस ये राइट इन रेम है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल सेलर और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे अगर इस एग्रीमेंट का वायलेशन होता है तो बायर सेलर को स्यू कर सकता है या सेलर बायर को स्यू कर सकता है, ये वर्ल्ड एट लार्ज को स्यू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है नेचर ऑफ गुड्स में, तो जो सेल में होता है वो गुड्स एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए,
जबकि एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर और कॉन्टिजेंट और अनएसर्टेन एग्जिस्टिंग गुड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं तीनों का एग्जांपल देता हूँ। फ्यूचर मीन्स ए एंड बी के बीच एग्रीमेंट होता है कि ए के फील्ड में जो भी अनाज उपजेगा वो बी को सेल करेगा, तो ये फ्यूचर गुड्स होगा, अभी वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। सेकंड कॉन्टिजेंट में क्या होगा कि सपोज ए एंड बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि जो शिप 30 जून को आने वाला है तो उस कार्गो में जो सामान होगा वो बी को सेल किया जाएगा, तो ये कॉन्टिजेंट हुआ। इसके बाद अनसर्टेन एग्जिस्टिंग गुड, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 100 kg का एक शुगर सैक है, उसमें से मान लीजिए कि 2 kg निकालना है, तो जब तक ये 2 kg नहीं निकाला जाएगा तो ये नहीं कह सकते कि कौन सा पार्टिकुलर पोर्शन से दिया जाएगा, तो ये अनसर्टेन एग्जिस्टिंग गुड का एग्जांपल हुआ। अगला जो है, जब रिस्क ऑफ लॉस की बात करते हैं तो आप इसमें याद रखिएगा सेक्शन 26 जो पासिंग ऑफ रिस्क की बात करता है। तो जब रिस्क ऑफ लॉस की बात करते हैं तो इन केस ऑफ सेल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप देन एंड देयर हो जाता है, यानी ट्रांसफर इन प्रॉपर्टी इन गुड्स देन एंड देयर हो जाता है। तो जो आपका सेक्शन 26 देखेंगे वो बोलता है कि रिस्क पासेस विथ ओनरशिप। तो यहाँ पे चूंकि सेल में इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुआ तो जो रिस्क बोर्न बाय होगा वो बायर। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि गुड्स प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो ट्रांसफर होगा इन फ्यूचर, तो यहाँ पे ऑनरशिप जो है वो सेलर के पास ही है, इसलिए अगर कोई लॉस होता है तो उसको कौन बियर करेगा, तो आंसर इज सेलर। नेक्स्ट, राइट ऑफ सेलर क्या है? तो इन केस ऑफ सेल अगर सेलर अनपेड है, मतलब सेलर को पेमेंट नहीं हुआ है और बायर गुड्स ले लिया है या इन द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी है, तो ऐसे में सेलर क्या कर सकता है, तो पहला बायर को स्यू कर सकता है फॉर द प्राइस, दूसरा लियन का जो प्रोविजन है वो एग्जीक्यूट करा सकता है। ये लियन क्या होता है, मैं इस पे एक पूरा लेक्चर बनेगा, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि और भी हमारे वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए सो दैट नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिले। तो पहला स्यू फॉर प्राइस, दूसरा लियन एक्सरसाइज कर सकता है और तीसरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है। ये सारे सब्सिक्वेंट टॉपिक्स हैं, हम लोग देखेंगे फिर कभी दूसरे वीडियो में। आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो सेल के केस में ये 3 राइट्स हैं अनपेड सेलर के पास, लेकिन वहीं अगर एग्रीमेंट टू सेल की बात करें तो वहाँ पे अनपेड का कोई सवाल नहीं है, तो लियन वगैरह एक्सरसाइज करने का, क्योंकि ये गुड्स जो है वो या तो एग्जिस्टिंग है या फ्यूचर गुड्स हैं या कंटिजेंट हैं या अनसर्टेन एग्जिस्टिंग गुड है। तो ऐसे केस में जो गुड्स है वो सेलर के पास ही होगा या एग्जिस्टेंस में नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि बायर अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, मीन्स लेने से मना करता है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इस केस में द सेलर कैन सू फॉर डैमेजेस। नेक्स्ट देखिए राइट ऑफ बायर्स क्या है। तो अगर सेलर ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट का तो कैसे करेगा? सेल के केस में या तो वो गुड्स जो है किसी और को बेच देगा, राइट। तो ऐसे केस में क्या करेगा, मतलब या तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे कि उसको डिलीवरी देने से मना कर दे, मतलब सेल हो गया देने दिया लेकिन गुड्स देने से मना कर दे, या किसी को बेच दे। तो ऐसे केस में बायर क्या है, वो सेलर को भी सू कर सकता है और जो उस गुड्स को खरीदने वाला थर्ड पर्सन है, जो परचेजर है, जो एक्चुअली गुड्स को खरीद लिया, उसको सू कर सकता है, दोनों को सू कर सकता है टू रिकवर द गुड्स। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के केस में अगर जो एग्रीमेंट है वो सेलर ब्रीच करता है तो ऐसे केस में बायर कैन सू फॉर डैमेजेस। अब देखिए हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट ये बहुत कॉमन है, आपके डे टू डे पार्लेंस में आपको ये दिख भी जाएगा। हम लोग कोई व्हीकल खरीदते हैं लोन पे, तो वो अगर आप कोई कमर्शियल व्हीकल देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है HYP टू सो एंड सो बैंक, यानी हाइपोथेकेटेड टू सो एंड सो बैंक। तो हायर परचेजर में क्या होता है कि सपोज ये गया एक बैंक के पास, इससे लोन लिया और एक व्हीकल परचेज किया, ठीक है, और इसमें ये इंस्टॉलमेंट देता रहता है, मंथली इंस्टॉलमेंट। तो जब तक मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं देगा तब तक इसका जो ऑनरशिप है वो ए को ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट। इसमें पोजीशन तो
सो कॉल्ड कस्टमर, जिसको हम लोग बेलर कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, इसको बायर तो नहीं बोलेंगे। तो ये जो है इसके पास पोजीशन होता है, लेकिन जो कंसर्न बैंक है जिसने लोन दिया है उसके पास इसकी ऑनरशिप होती है, और जब इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाता है तब ये जो हायरर है वो इसका ऑनर बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसके सेंटेंस पढ़ता हूँ। हायर परचेज एग्रीमेंट्स आर एग्रीमेंट्स वेयर बाय एन ऑनर ऑफ गुड्स अलाउज ए पर्सन द हायरर, मतलब जो जिस पर्सन को अलाउ किया जा रहा है उसको हायरर बोल रहे हैं, टू हायर गुड्स फ्रॉम हिम फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय पेइंग इंस्टॉलमेंट्स। द हायरर हैज एन ऑप्शन to buy the goods at the end of the agreement if all installments are being paid. This is not a contract of sale, but contract of bailment, as the hirer merely has an option to buy the goods. Although the hirer has the rights of using the goods, he is not the legal owner during the term of the agreement. ठीक है, इसके मीनिंग वही है जो मैंने अभी आपको समझाया। तो आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट। तो पहला जो डिफरेंस है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप में है। तो सेल में इमीडिएट होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। दूसरा हायर परचेज एग्रीमेंट क्या में होता है, जिस दिन लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किया उस दिन हायरर के पास ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ पार्टीज क्या होंगे। तो जब सेल होगा तो बायर बिकम्स ऑनर, जबकि एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट हायरर बिकम्स बेली। जिस दिन लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा उस दिन बेली के पास ऑप्शन होगा टू परचेज द गुड्स एंड टू बिकम द ओनर। थर्ड, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वंस सेल हैज बीन कंप्लीटेड नो पार्टी कैन टर्मिनेट द एग्रीमेंट, और अगर करता है तो लायबल फॉर डैमेजेस होगा। जबकि हायर परचेज एग्रीमेंट में टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डन। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। मैं ये जो डिफरेंसेस बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार जुडिशरी के मेंस में ये डिफरेंसेस कई बार पूछे जा चुके हैं। तो जैसा मैं बता रहा था ये डिफरेंसेस जो है बिहार जुडिशरी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप सेल में इमीडिएट होता है, जबकि बेलमेंट में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ पोजीशन का ट्रांसफर होता है। तो बेलमेंट होता क्या है, सपोज ए कहीं जा रहा है तो उसने बी को अपने कुछ सामान जो सपोज कीमती हो, तो इस डर से कि उसके घर से चोरी ना हो जाए बी को उसने दे दिया रखने के लिए कि जब वो ए वापस आएगा तो बी से वो सामान ले लेगा। तो ये बेलमेंट हुआ। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ गुड्स। तो जब एक बार सेल कंक्लूड हो गया तो बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द गुड्स। ठीक है, वो रिटर्न नहीं करता है, लेकिन एक बार जब बेलमेंट का पर्पस खत्म हो गया तो बेली इज बाउंड टू रिटर्न द गुड्स टू द बेलर। नेक्स्ट, प्राइस। तो सेल में प्राइस होना ही होना है, मनी जो है इन टर्म्स ऑफ मनी, जबकि बेलमेंट जो है वो ग्रेटिचुअस भी हो सकता है और इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। सपोज ए और बी दो दोस्त हैं, तो बी कहीं जा रहा है तो उसने कुछ सामान ए को रखने दे दिया कि जब वो वापस आएगा तो इस सामान को वापस ले लेगा। तो ये ग्रेटिचुअस बेलमेंट हुआ। तो इस तरह से मैंने आपके सेक्शन 4 के साथ ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अच्छे से डिटेल से समझा दिया। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। हमारे चैनल पे हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम लोग उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।